आप नहीं तो देश नहीं। आपके जागने पर देश सोता है। हिंदुस्तान का हर नागरिक आपको तथा आपसे जुड़े परिवार को शत शत नमन करता है। शत शत नमन उस माँ को जिसने सिर्फ देश की रक्षा में बलिदान के लिए आपको पाल पोस कर बड़ा किया। आप सभी कहिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों यह वीडियो एचएएस और अलाइड के लिए करंट अफेयर्स पे बन रही वीडियो का 6वां वीडियो है। यदि आपने पहले के 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप पीएचडी के यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों आज के पहले फैक्ट से सवाल बन सकता है कि हाल ही में आईएमएफ ने किस भारतीय महिला को आईएमएफ की प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों इससे पहले गवर्नर जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे रघुराम राजन जी, वो भी इस पद पर कार्य कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। दोस्तों इस फैक्ट में हम जानेंगे बीएससी के बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। दोस्तों ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसने हाल ही में कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए। ठीक है, इसलिए चर्चा में आया। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इसका कार्यालय मुंबई की दलाल स्ट्रीट में स्थित है। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में बीएससी को अस्थायी स्वीकृति प्रदान की थी। भारत सरकार ने 31 अगस्त 1957 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्थायी स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.7 अरब खरब डॉलर है। बीएससी में 5000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों इस फैक्ट में हम नोबेल पुरस्कार कवर करेंगे जो फिजियोलॉजी अर्थात औषधि में दिया गया है 2018 के लिए। आपको एक चीज़ बता दूं कि नोबेल प्राइज़ से अक्सर प्रश्न आता ही आता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी भारतीय को नहीं मिला है तो नहीं आएगा प्रश्न, ऐसा नहीं है। किसी भी फील्ड से पूछ सकता है, जो वो चाहे किसी भी फील्ड में दिया गया हो। ठीक है, तो पूछने का कोई पता नहीं रहता कि इस फील्ड में पूछा जाए। तो फिजियोलॉजी के जो विजेता है ये 2 कंट्रियों के हैं, अमेरिका के और जापान के। जो अमेरिका के हैं जेम्स पी एलिसन और तासु खोंजो, इन दोनों को संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी अर्थात औषधि का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि हाल ही में विश्व के सबसे बड़े गुंबद का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पुणे, भारत में। ये पुणे के लोनी कालभोर में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कैंपस में किया गया है। और दोस्तों इसका नाम संत ज्ञानेश्वर के नाम पर रखा गया है। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभकार थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट में हम जानेंगे वर्ष 2018 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे। तो दोस्तों फ्रांसिस अर्नाल्ड, जॉर्ज स्मिथ तथा ग्रेगरी स्मिथ ने रसायन शास्त्र के फील्ड में 2018 का नोबेल पुरस्कार जीता है। अगर बात करें दोस्तों फ्रांसिस अर्नाल्ड तो ये अमेरिका के हैं, जॉर्ज पी स्मिथ ये भी अमेरिका के हैं, ग्रेगरी पी विंटर ब्रिटेन के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट में हम जानेंगे वर्ष 2018 के भौतिक शास्त्र में नोबेल प्राइज़ विजेताओं के नाम। दोस्तों अगर हम बात करें कि भौतिक शास्त्र में किन किन ने जीता था, तो दोस्तों आर्थर एशकिन जो कि अमेरिका के हैं, दूसरे मेरार्ड मोरोव जो कि फ्रांस के हैं, डोना स्ट्रिकलैंड ये कनाडा के हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर।
दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में किस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जस्टिस सूर्यकांत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि वह भारतीय क्रिकेटर जिसने सबसे कम उम्र में डेब्यू मैच में ही अपना शतक लगा दिया हो टेस्ट मैच में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी शाह। पृथ्वी शाह ने टेस्ट मैच में अपने डेब्यू मैच में ही 4 अक्टूबर 2018 को शतक जड़ा था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि हाल ही में बांग्लादेश की पहली महिला मेजर जनरल कौन सी महिला नियुक्त की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डॉक्टर सुजैन गीती। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि वर्ष 2019 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कौन से राज्य में किया जाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गोवा में। दोस्तों 30 मार्च से 14 अप्रैल 2019 के बीच राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। तो दोस्तों कई बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 2019 में होने वाले ये वाले खेल का कौन सा संस्करण है। तो दोस्तों ये 36वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं इस समय गोवा में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि हाल ही में किस भारतीय महिला को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी परमाणु ऊर्जा डिवीज़न के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रीता बरनवाल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि हाल ही में भारत व एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया या किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पटना में। दोस्तों बिहार में पटना विश्वविद्यालय में गंगा नदी के किनारे राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है, की जा गई है। ठीक है, यह भारत व एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होगा। इसकी घोषणा डॉल्फिन दिवस जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन संरक्षण के प्रयासों में इस केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। डॉल्फिन की जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। भारत की लगभग आधी डॉल्फिन जनसंख्या बिहार में ही है। देश में डॉल्फिन की अनुमानित जनसंख्या लगभग 3000 है। दोस्तों जो गंगा नदी डॉल्फिन है, गंगा नदी डॉल्फिन विश्व की ताजे पानी की 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लाटानिस्टा गंगेटिका है। भारत के अलावा यह यांगत्जी नदी, पाकिस्तान की सिंधु तथा अमेजन नदी में पाई जाती है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश के गंगेटिक रिवर डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है। गंगेटिक रिवर डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु भी है। अक्सर ये प्रश्न पूछा गया है। यह लगभग अंधी होती है और यह अपने शिकार को अल्ट्रासोनिक ध्वनि से ढूंढती है। वे अपने मार्ग ढूंढने, भोजन खतरे से बचने इत्यादि सभी गतिविधियों के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करती है। गंगेटिक रिवर डॉल्फिन स्वच्छ नदी की पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करती है। डॉल्फिन सामान्यतः 5 से 8 फीट गहरे पानी में रहती है। यह गहरे व तेज पानी में रहती है जहां पर उन्हें भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में मछलियां मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तुषार मेहता देश के नए सॉलिसिटर जनरल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि जी.डी. अग्रवाल कौन है। प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पर्यावरणविद और शिक्षाविद भी थे, क्योंकि ये प्रोफेसर रह चुके हैं आईआईटी कानपुर में। दोस्तों इन्होंने 111 दिन का आमरण अनशन किया था गंगा नदी के संरक्षण के हित के लिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी किए गए मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 115वां स्थान भारत का रहा। इसमें 157 देशों ने भाग लिया था। सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर रहा
और अगर हम अपने पड़ोसियों बांग्लादेश और नेपाल की बात करें तो बांग्लादेश 106 स्थान पर और नेपाल 102 के स्थान पर और श्रीलंका 74वें स्थान पर शामिल रहा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि किस देश ने हाल ही में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मलेशिया ने। मलेशिया ने अपने वहाँ मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। अगर बात करें कि वर्तमान में कितने देशों ने अपने वहाँ मृत्यु दंड को समाप्त किया हुआ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 103 देशों ने। दोस्तों अगर बात करें कि भारत ने क्या मृत्यु दंड समाप्त किया है, तो नहीं दोस्तों। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, श्रीलंका जैसे देशों ने अभी तक ये मृत्यु दंड को समाप्त नहीं किया है। जबकि दोस्तों ये जो मृत्यु दंड का जो सभी लोगों को प्रतिबंध है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सन 2007 में इसका प्रस्ताव पारित किया गया है 62वें सत्र में। तो लेकिन अभी तक इन प्रमुख देशों ने अपने वहाँ मृत्यु दंड को लागू नहीं किया है, मृत्यु दंड को समाप्त नहीं किया है मतलब। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि किसे साहित्य में न्यू एकेडमी प्राइज प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मैरिस कोंदे। लेखिका मैरिस कोंदे ने साहित्य में न्यू एकेडमी प्राइज जीता। इस पुरस्कार का गठन साहित्य में नोबेल प्राइज के विरोध में किया गया है। मैरिस को यह पुरस्कार 47 पुस्तकों द्वारा चुने जाने के बाद दिया गया। कोंदे 20 से अधिक उपन्यासों की रचना कर चुकी है। उनके प्रमुख उपन्यास देसीरादा, सैगू तथा क्रांसिक द मैंग्रोव। दोस्तों अगर हम बात करें न्यू एकेडमी प्राइज की, इस पुरस्कार का गठन न्यू एकेडमी द्वारा किया गया। न्यू एकेडमी में 100 से अधिक स्वीडिश लेखक, आर्टिस्ट तथा पत्रकार शामिल है। इसका गठन स्वीडिश एकेडमी के विरोध में किया गया है। यह साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। पिछले वर्ष स्वीडिश एकेडमी से जुड़े फ्रांसिस जीन क्लाउडे आर्नोल्ट पर यौन शोषण के आरोप लगने के कारण काफ़ी विवाद हुआ था। जीन क्लाउडे आर्नोल्ट को अक्टूबर में 2 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। इस विवाद के कारण इस बार का साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत की क्या रैंकिंग रही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 103। दोस्तों इस रैंकिंग के लिए 119 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें कि भारत का 103 स्थान प्राप्त हुआ। अगर बात करें कि इसे किसने तैयार किया, तो दोस्तों कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थ हंगर हेल्थ नामक वैश्विक एनजीओ द्वारा तैयार किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 15 अक्टूबर। दोस्तों विश्व छात्र दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि पूर्व राष्ट्रपति साथ ही साथ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर यह मनाया जाता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि वर्ष 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एना बर्न्स। दोस्तों नॉर्दर्न आयरलैंड की लेखिका एना बर्न्स ने मैन बुकर पुरस्कार 2018 जीता। एना बर्न्स को उनके उपन्यास मिल्क मैन के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। यह मैन बुकर पुरस्कार का 50वां संस्करण था। वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाली पहली आयरलैंड महिला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि हाल ही में जारी की गई वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 58वां स्थान। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत को 58वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष के मुकाबले भारत ने 5 स्थान की छलांग लगाई है। दोस्तों अगर बात करें कि ये वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो मैं आपको बता दूं, विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इस रिपोर्ट को जारी करता है। यह जो WEF है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना क्लाउस श्वाब ने सार्वजनिक निजी सहयोग के द्वारा विश्व की स्थिति में सुधार के लिए की थी। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि वर्ष 2017 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों हिंदी साहित्यकार ममता कालिया को व्यास सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार
गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने प्रदान किया। इस सम्मान के तहत उन्हें 3.5 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। उनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों यह जो उपन्यास था उनका दुखम सुखम, ये 2009 में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन नामक पुस्तक किसकी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्टीफन हॉकिंग। दोस्तों स्टीफन हॉकिंग जिनको न्यूरॉन नामक बीमारी थी, मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी, जिसमें कि वो चल फिर नहीं सकते, मतलब एकदम से कोमा में टाइप के थे, सिर्फ उनका दिमाग काम करता था। तो स्टीफन हॉकिंग जिनका 14 अगस्त 2018 को निधन हो गया था। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि किस भारतीय महिला को अमेरिका के प्रेसिडेंशियल अवार्ड से मेडल से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मीनल पटेल को। भारतीय मूल की मीनल पटेल को अमेरिका में प्रेसिडेंशियल मेडल से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान मानव तस्करी के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए दिया गया। उन्हें यह सम्मान अमेरिका के राज्य सचिव माइक पोम्पेओ द्वारा प्रदान किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि वर्ष 2018 के सियोल शांति पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों सियोल शांति पुरस्कार 1990 से दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित 24वें ओलंपिक खेलों की स्मृति में की गई थी। इसके द्वारा कोरियाई लोगों की शांति की इच्छा को मजबूती प्रदान की गई। यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष बाद वैश्विक शांति व सद्भाव शांति को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार पहले जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और ऑक्सफैम इत्यादि को प्रदान किया जा चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि किस भारतीय को अमेरिका के संघीय ऊर्जा नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नील चटर्जी को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो आप बोलेंगे विश्व बैंक के द्वारा, लेकिन दोस्तों ये भी सवाल पूछा जा सकता है विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 77। दोस्तों यह श्रृंखला जारी रहेगी। यदि आपने इस श्रृंखला के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए PS।